तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लोग अपना कोई भी डाउट है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चैट में। हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। शांति स्वरूप जी लिख रहे हैं, गुरुजी किसी व्यक्ति का कुंडली विश्लेषण करने का सही तरीका क्या है? पहले हमें लगन कुंडली का विश्लेषण करना होगा और उपाय करना होगा, फिर वर्षफल का विश्लेषण करना होगा, उसका उपाय करना होगा। और कुंडली के में 8वें भाव में राहु और केतु हैं तो उसे पहले उपाय करने की बहुत सारे डाउट हैं आपके। शांति स्वरूप जी, आपके माध्यम से मैं प्रयास करता हूं कि आपको बता सकूं कि सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि आप कुंडली का जो विश्लेषण है ये वैदिक ज्योतिष के माध्यम से कर रहे हैं या लाल किताब ज्योतिष के माध्यम से कर रहे हैं। दोनों के रिजल्ट सेम आने वाले हैं। दोनों के रिजल्ट्स में कोई भी अंतर नहीं आता है। सिर्फ चीज़ों का समझने में और टेक्निक में दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। उसकी टेक्निक अलग होने की वजह से सुनने वाले को ऐसा फील होता है कि ये मामला अलग है, पर अलग नहीं है। रिजल्ट दोनों के सेम आते हैं। मैं शुरुआत करता हूं, वैदिक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका को किस प्रकार से देखा जाता है। तो इसका सर पर पहला जो स्टेप आता है वो है ये देखना कि व्यक्ति की जो कुंडली है वो लगन कौन सा है। जब हमें समझ में आया कि व्यक्ति कर्क लगन का है या सिंह लगन का है या धनु लगन का है या मकर लगन का है, जब लगन डिसाइड हुआ तो लगन का स्वामी यानी कि लग्नेश जन्म पत्रिका में कुंडली के कौन से भाव में बैठा हुआ है, यहां से आपकी शुरुआत होती है। और वैदिक ज्योतिष की जो अपनी व्याकरण है, यानी कि ग्रह किस भाव में बैठ कर के किस तरह से परिणाम देते हैं, तथा वक्री ग्रह क्या परिणाम देता है, अस्त ग्रह क्या परिणाम देता है, और ग्रह किस प्रकार से किसी भाव पर या किसी ग्रह पर दृष्टि देते हैं और उसका क्या फलाफल होता है, ये सभी चीजों का ध्यान रखते हुए और पराशर ऋषि के सूत्रों का ध्यान रखते हुए फलादेश करना चाहिए। वैदिक ज्योतिष में लग्नेश की जो स्थिति होती है उसका अपना बहुत बड़ा महत्व है। कुंडली का लग्नेश ही डिसाइड कर देता है काफी चीजों को, अकेला ही काफी चीजों में वो मददगार होता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में लगन का स्वामी यदि किसी व्यक्ति को मदद कर रहा है तो वो जीवन में राइज करने में सक्षम होगा, यानी कि अपने जीवन में उसका संघर्ष जिस स्थान से भी आरंभ हुआ है वो उससे ऊपर ही राइज करेगा, अपने आप को ऊपर उठाने में कामयाब होगा, अपना अपने परिवार का भरण पोषण बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है, समाज में, सोसाइटी में, परिवार में बड़े अच्छे रिलेशन बना सकता है और सभी को साथ लेकर के चलने की ताकत उस व्यक्ति में हो जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन का स्वामी अच्छे भाव में बैठा हो, अच्छे भाव का तात्पर्य होता है केंद्र स्थान में या त्रिकोण स्थान में बैठा हो और पावरफुल होकर के बैठा हुआ हो, शुभ ग्रह योगों में बैठा हुआ हो, तो ये समझो वह व्यक्ति सभी को साथ लेकर के चलने में सक्षम होता है और बड़े दिल वाला होता है, बड़ी सोच वाला होता है। ये जो बड़ी सोच जो शब्द है ना, ये अपने आप में मिरेकल है। व्यक्ति की जितनी सोच बड़ी होगी
जितना दिल बड़ा होगा उतना ही व्यक्ति का कैलिबर होगा जीवन में अपने आप को उच्च स्थान पर स्थापित कर लेने का। और ये पावर परमेश्वर लग्नेश के माध्यम से ही देते हैं। और एक कमाल की बात, अगर लग्नेश उत्तम है तो व्यक्ति अपनी मैरिज लाइफ को भी ठीक चलाने में सक्षम होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि उन लोगों को जीवन साथी भी अच्छा मिल सकता है, मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। पर जीवन साथी का मिलना अच्छा या बुरा ये अन्य फैक्टर पर भी कार्य करता है। फिर भी देखने में ये आया है जिन लोगों का लगन का स्वामी कमजोर होता है, छठे आठवें बारहवें में होता है या किसी भी पाप ग्रह के प्रभाव में होता है, तो उनको विवाह होने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ में उनको मैरिज चलाने में भी, यानी कि सुखद दाम्पत्य जीवन चलाने में भी उनको काफी झंझटों का सामना करना पड़ता है। रीजन क्या है कि जब भी लगन का स्वामी, हमेशा ध्यान रखिएगा, लगन का स्वामी जब भी पापग्रस्त हो जाता है तो वो व्यक्ति को जिद्दी बना देता है और व्यक्ति को लगता है जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो ही सर्वथा उचित है। वो समाज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी मैरिज लाइफ में, उसकी सोसाइटी में, उसके मित्रों में कहीं ना कहीं उनके साथ चैलेंज आते हैं। तो ये एक पहला स्टेप है। पहला स्टेप है कि लग्नेश को सही ढंग से लग्नेश का विश्लेषण करना। अब जब आप D1 में किसी चार्ट के विश्लेषण करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ आना चाहिए इस कुंडली में आप सर्वप्रथम देख क्या रहे हैं, और उसी हिसाब से फिर आपको डिविजनल चार्ट्स को देखना होगा कि डिविजनल चार्ट्स, कौन सा डिविजनल चार्ट्स आप देखें। और नवमांश कुंडली का अध्ययन विशेष रूप से आपको करना ही करना है, इसमें बिल्कुल भी आपने गलती नहीं खानी है। कोई भी व्यक्ति ये गलती ना खाए कि केवल मात्र D1 चार्ट यानी कि लगन कुंडली का विश्लेषण कर ले और फिर नवमांशा का विश्लेषण ना करे, तो ये समझो फलित अधूरा ही नहीं बिल्कुल गलत भी हो सकता है, ये समझ लीजिए। तो और साथ में अगर आपको जीवन से रिलेटेड कोई विशेष बात पूछनी है तो आपको उससे संबंधित डिविजनल चार्ट्स में जाना पड़ता है। जैसे डिविजनल चार्ट्स क्या क्या होते हैं मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। जैसे नवमांश कुंडली, ये जीवन की 3 चीजों के बारे में देखा जाता है। इसको सबसे पहले ग्रहों की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए नवमांशा का उपयोग होता है। अपना को कैसा जीवन साथी प्राप्त होगा, मैरिज लाइफ कैसी होगी कैसी नहीं होगी, उसमें कारकों का प्रभाव हमारी मैरिज लाइफ पर किस प्रकार से इम्पैक्ट डालेगा, ये बात नवमांशा में ही पता लगती है। तीसरा सबसे बड़ा उपयोग है स्पिरिचुअलिटी के मैटर्स में, कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ लाइफ में कितनी होनी है। ये सब चीजें नवमांश कुंडली में ही देखी जाती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये स्पिरिचुअलिटी का मैटर, ये हमें लगता है बहुत आसान है। हम किसी देवी देवता को मानने लग जाते हैं, हम किसी हम मत को मानने लग जाते हैं, किसी संप्रदाय को मानने लग जाते हैं, और या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में घुस जाते हैं बिना सोचे समझे। ये हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। ये अगर हमने स्पिरिचुअलिज्म की राइट प्रैक्टिस नहीं की तो हमारी लाइफ नरक के समान भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। नवमांश कुंडली ये हमें बताती है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के भ्रमजाल की स्थिति में बने रहते हैं, उन्हें लगता है कि वो आध्यात्मिक हो गए हैं, जबकि होता उल्टा है, उनको अध्यात्म का का भी नहीं ज्ञान हो पाता है।
और वो भूल भुलैया में भूलते रहते हैं, ना परिवार को ढंग से चला पाते हैं और ना ही वो धन कमा पाते हैं। ये उसी प्रकार की बात है, ना माया मिली ना मिले राम, ना ही धन कमा पाए ना ही स्पिरिचुअलिज्म में अपनी गति को आगे बढ़ा पाए, सिर्फ अपनी जिद के चलते अपने परिवार को, स्वयं को विपरीत परिस्थितियों में झोंक देते हैं। तो नमांशा चार्ट स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी चार्ट है। फिर चलते हैं D7 चार्ट पे, सप्तमांश कुंडली। इससे हम बच्चों के बारे में पता लगाते हैं, बच्चों का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बच्चों की मैरिज कैसी होगी, बच्चों का कैरियर कैसा होगा, बच्चों की लॉन्जेविटी कैसी होगी। जो भी संतान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर D7 चार्ट बहुत आसानी से दे सकता है। फिर आता है D10 चार्ट। D10 चार्ट दशमांशा कुंडली। ये आपके वर्क एरिया को बताती है, आपकी काबिलियत को बताती है कि आप कौन सा काम करने में सक्षम है, कौन सा काम ऐसा है जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो D10 चार्ट आपका एक तरह से छिपी हुई वो प्रतिभा है जिसके बारे में कई बार तो आपको भी नहीं पता होता है। दशमांश कुंडली भी इसे कहा जाता है। तो D10 चार्ट के द्वारा आप ये सब चीजें बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप किस कार्य को, कौन सा कार्य करके आप जीवन में राइज करेंगे। आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, आपको जो है नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए या बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सी दशा में आपका व्यापार चमकेगा। ये सब बातें D10 चार्ट बड़ी आसानी से बता सकता है। D10 चार्ट के बहुत उपयोग हो सकते हैं। ये एक प्रकार का हमारा कर्म का चार्ट है, जो प्रेजेंट के कर्म है, जो हम डेली रूटीन लाइफ में जो काम कर रहे हैं उसका चार्ट है। ये हमें बताता है कि हम नौकरी करते समय, बिजनेस करते समय कौन सी गलतियां करते हैं, कहाँ हम गफलत का शिकार हैं। हमारे पास इतने सारे लोग आते हैं, हर आदमी कहता है जी मैं मेहनत करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ, पर मेरा बॉस खुश नहीं है, मेरा फलाना खुश नहीं है, मेरे कुलीग्स मेरा साथ नहीं देते, मुझे सपोर्ट नहीं करते। पर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं कि उनका D10 चार्ट बता रहा रहता है कि उनके अंदर भी निकम्मापन बहुत हद तक होता है। बहुत ही कम जेन्युइन केस होते हैं जिनमें बॉस के साथ बड़ी ज्यादा दिक्कत, उनके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही होती है। मैक्सिमम मामलों में वो खुद ही लापरवाह टाइप के होते हैं, खुद ध्यान नहीं देते हैं, काम ढंग से कर नहीं पाते हैं, या उनको काम करना ही नहीं आता है। दोनों ही बातें भी हो सकती हैं। वो D10 चार्ट बड़े अच्छे से समझा सकता है हमें। और सबसे बड़ी बात, वो सुधरना भी नहीं चाहते, वो सीखना भी नहीं चाहते, बड़े सारे चैलेंजेस उनके साथ लाइफ में होते हैं। तो D10 चार्ट इस तरह की चीजों को बड़े अच्छे से डील करता है। अब हम चलें, एक चार्ट है जिसका नाम D12 चार्ट है। D12 चार्ट द्वादश कुंडली कहा जाता है। ये आपके पेरेंट्स की कुंडली है, पेरेंट से रिलेटेड है, माता पिता के द्वारा। चारू राठी जी लिख रही हैं D10 चार्ट की वर्कशॉप कब होगी। वर्कशॉप होना तो मुश्किल है, इसका तो एक कोर्स ही बनेगा, क्योंकि अकेले D10 चार्ट को समझाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वर्ग कुंडलियों को सीखने के लिए एक सिस्टम जब तक नहीं बनेगा, जब तक वो बात पल्ले नहीं पड़ती है। D1, D9 फिर D10 का नंबर आता है। ये कोई 2 या 3 दिन या 5 दिन की वर्कशॉप के माध्यम से पॉसिबल नहीं होता है। आप लोग अगर कहेंगे तो हम डिविजनल चार्ट्स के ऊपर कोर्स जरूर लेकर के आ सकते हैं। आप कहेंगे मुझे पढ़ाने के लिए बोलेंगे तो मैं खुद डिविजनल चार्ट्स पढ़ाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, आप मुझे कहेंगे तो। तो हम बात कर रहे थे D12 चार्ट के ऊपर। D12 चार्ट जो है माता पिता से आने वाली समस्याओं को, माता पिता से आने वाली बीमारियों को इंडिकेट करता है। इवन माँ बाप से मिलने वाले गुण, स्वभाव, प्रकृति को भी D12 चार्ट करता है। अब गुण, स्वभाव, प्रकृति अगर हमें D12 चार्ट से मिल रहे हैं तो आप ये समझिए इसके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है। आप अपनी खुद की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं।
क्योंकि सीधा नियम है, अगर आपके माँ बाप की मैरिज लाइफ कोई बहुत अच्छी नहीं रही तो बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आपकी मैरिज लाइफ में भी चैलेंजेस काफ़ी आ सकते हैं। तो ये समझ लीजिए, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी मैरिज लाइफ को समझने में। एक्चुअल में डिविजनल चार्ट्स इस मामले में बहुत मदद करते हैं कि आप गलती कहाँ खा रहे हो। पर ये उन्हीं लोगों के लिए जो है ना उपयोगी होते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार करना चाहते हैं। और जिन लोगों के साथ ये सब चैलेंजेस होते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग वो होते हैं जो अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सामने वाला ही गलत है। तो उनके लिए ये डिविजनल चार्ट्स कोई खास हेल्प नहीं कर पाता है। डिविजनल चार्ट्स एक प्रकार का आत्म मंथन है। एक अच्छा कुशल ज्योतिषाचार्य वर्ग कुंडली के माध्यम से आपकी गलतियों को समझा सकता है और क्या बेटर करना चाहिए उसके विषय में मार्गदर्शन आपका कर सकता है। इसलिए तो उपयोगी हो सकता है, बाकी इसमें वैसे इसमें उपयोगिता फिर उसकी कुछ खास नहीं रह जाती अगर हम नहीं करना चाहते। कहने का मतलब D12 चार्ट आपके माता पिता, आपके पूर्वजों से आने वाला गुण, स्वभाव, प्रकृति, बीमारियां और मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप, सोसाइटी के साथ कनेक्शंस आपका कैसा रहेगा, जो वो संस्कार जो आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखे हैं, माता पिता से सीखे हैं, ये सब D12 चार्ट के अंदर आती हैं। फिर आता है D16 चार्ट। D16 चार्ट हमारी लग्जरी को, हमारे कंफर्ट्स को, हमारे वाहन के योगों को दिखाता है कि हमारे जीवन में कितनी गाड़ियां रहेंगी, मकान, वाहन, सुख, कंफर्ट्स कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा, वो सब पता चलता है। एक चार्ट है जिसका नाम है D4 चार्ट, चतुर्थांश चार्ट भी कहते हैं। उससे हम किस्मत भी देखते हैं, प्रॉपर्टी भी देखते हैं, मकान भी देखते हैं, वास्तु भी देखते हैं, बहुत सारी डिटेलिंग है। दरअसल वैदिक ज्योतिष एक समुद्र की तरह है, बिल्कुल एक ओशन की तरह है। आप घुस जाओ बस एक बार, मतलब उससे बाहर निकलने का रास्ता ही आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये कितनी बढ़िया महान साइंस मैं इसको कहता हूँ, या एक महान विषय मैं इसको कहता हूँ कि एक बार किसी को आदत लग जाए ना इस की, तो बस उसको फिर कोई अन्य विषय इस संसार का अच्छा ही नहीं लगता है। और अगर वो इसमें डूबा रहे तो एक प्रकार की ऐसी खुमारी रहती है जैसे एक भक्त भक्ति के खुमारी में डूबा रहता है। मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा ये विषय है। और वो बड़ा हैरान हमेशा होता रहता है जब वो फैक्ट्स फाइंडिंग आती है कि अच्छा मैं तो सोचता था कि यार मैं गाड़ी लेना ही नहीं चाहता, पर अब समझ में आया कि गाड़ी का तो योग ही नहीं है मेरे पास। और डिविजनल चार्ज कह रहे हैं गाड़ी लोगे तो परेशानी में हो जाओगे। और मैंने एक बार पुरानी गाड़ी ली तो मैं परेशानी में फंस गया। तो उन्हें फैक्ट समझ में आने लगते हैं लाइफ के, कि उनके साथ जो जीवन में घटनाएं घट रही हैं उसमें डिविजनल चार्ट किस तरीके से रोल अदा कर रहे हैं, ये अपने आप में जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात जो है, D4 चार्ट के अलावा फिर आता है D20 चार्ट। ये जो D20 चार्ट है ना, इसे विषांश कुंडली कहते हैं। विषांश कुंडली आपकी उपासना पद्धतियों को बताता है, आपके कुल देवता को बताता है, आपके साथ पूर्व जन्म से जुड़ी हुई दैविक शक्तियों के बारे में बताता है, आपको साधनाओं में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें 10 साल हो गए, हम रोज मंदिर जाते हैं, या कोई कहता है मुझे 5 साल हो गए, मैं फला स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ, कोई कहता है मैं योग लगाता हूँ, कोई कहता है मैं ध्यान लगाता हूँ, कोई कहता है कि मैं जो है फला देवी देवता के ये मान्यता रखता हूँ इतने सालों से, कोई कहता है मुझे 15 साल हो गए मैं सोमवार का उपवास रखता हूँ। इन तमाम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का जवाब आपको D20 चार्ट के माध्यम से मिल सकता है, क्योंकि वहां पर स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा कि भाई ये आप सही दिशा भी पकड़े हो कि नहीं पकड़े हो, कि गलत दिशा तो नहीं पकड़ करके बैठ गए, सही दिशा पकड़े हो कि नहीं पकड़े हो।
तो वो चीज जो है, मैंने जैसे कि शुरुआत में आज बताया कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस गलत पकड़ करके बैठ गए हो तो वो आपको बहुत आपके जीवन को दुभर कर सकता है, वो आपके जीवन को दुभर कर सकता है। तो ये आप समझ लीजिए कि वेशांश कुंडली हमें हमारे अकल्ट साइंस के बारे में भी बहुत अच्छे गहरे ज्ञान को बताती है, और किस देवी देवता के साथ कनेक्शन करना चाहिए उसके बारे में भी ज्ञान हमें वो करवाती है। इसी प्रकार से फिर अन्य चार्ट भी आते हैं। अगला चार्ट आता है D24 चार्ट। ये चार्ट जो है बहुत ही कमाल का है। ये एक प्रकार से आपकी हायर एजुकेशन का चार्ट है या हायर लेवल की नॉलेज, या कौन सी नॉलेज ऐसी है जो आपको जीवन में ऊंचा उठा सकती है। एक प्रकार से इसे सिद्ध मानसा चार्ट भी कहते हैं कि पूर्व जन्म से कौन सा ऐसा गुण, कौन सा ज्ञान आप लेके चल रहे हैं, पूर्व जन्म में आपने किस नॉलेज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की थी कि वो इस जन्म में उसके साथ कनेक्ट होते ही आप एकदम से आपके साथ वो चीज काम करना शुरू कर देती है, आपको सफलता देना शुरू कर देती है। वो D24 चार्ट से पता लगता है। इसे चतुर्थ विषांश कुंडली भी कहा जाता है। फिर आता है D30 चार्ट। आप लोग कहेंगे अरे इतने चार्ट होते हैं। हाँ, बहुत सारे चार्ट होते हैं। D30 चार्ट हमारे जीवन में आने वाले दुखों को, परेशानियों को, रोगों को, बीमारियों को, स्पेशली इन्हीं चीजों के लिए, परेशानियां, दुख, बीमारियां, इनके विषय में ज्यादा D30 चार्ट बताता है। इसी प्रकार से फिर D45 चार्ट हो जाता है। फिर आता है D60 चार्ट हो जाता है। D60 चार्ट एक तरह से षष्ठ्यांशा चार्ट भी से बोलते हैं। ये एक प्रकार से हमारे को जो है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के काम भी आता है। वैसे तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है जन्म समय को सही करना, कि वो उसमें जो कोई त्रुटि तो नहीं है, इसमें भी काम आता है। प्लस में ये कई जन्मों का, पुण्यों का और पापों का लेखा जोखा D60 चार्ट के अंदर होता है। तो D60 चार्ट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट हो जाता है कि कई प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो उपायों से सॉर्ट आउट नहीं होती है। एक अच्छा ज्योतिषाचार्य D60 चार्ट को देख के समझ सकता है कि भाई ये कौन सा ऐसा दोष है जो उपाय करने के बाद भी जो है मामला सेट नहीं होगा। तो ये चीज जो है D60 चार्ट के अंदर उससे पता चल जाती है। या कितने लंबे समय तक आपको पूर्व जन्म का कोई दोष आपके लगा हुआ है तो कितना लंबा समय लगेगा उसकी रेमेडी करने में, इस चीज का पता चल जाता है। जैसे कई लोगों का विश्वास है, या मैं कहूँगा मिथ है उनका, कि उनको लगता है कि ज्योतिष में कोई भी दोष आया है और कोई भी ज्योतिषी उसके उपाय को बता देगा और वो उपाय करेगा 2-4 महीने और वो ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मा इंसान के साथ ऐसे होते हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। हाँ, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वो चीजों का भुगतान इंसान को करना ही पड़ता है। और हाँ, अगर वो रेमेडी कर रहा है तो 20-30%, 40% उसमें थोड़ा कमी आ जाती है। ये बात को मैं मानता हूं, पर बहुत सारी चीजें सेट नहीं हो पाती। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम 10 ज्योतिषियों को दिखा दिया, 20 ज्योतिषियों को दिखा दिया, मैं कहता हूं 500 ज्योतिषियों को भी दिखा दो, उससे दिखाने से कोई खास असर नहीं होने वाला। अपने चार्ट को समझो और अपने कर्मास को कैसे ठीक करना है, इस चीज पे अगर आप ध्यान रखोगे, कौन सी रेमेडी आपको लॉन्ग टर्म तक चलानी है, इस पॉइंट पर फोकस करोगे बजाय ज्योतिषाचार्य बदलने पे। क्योंकि ये मान के चलो इस संसार में आपका कोई शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है।
अगर कोई दुश्मन आपको लगता है तो वो आप स्वयं हैं, स्वयं के दुश्मन आप खुद हैं। क्योंकि जो भी इस जन्म में हमारे साथ घटना घट रही है उसकी अपनी एक पास्ट हिस्ट्री है, यानी कि पूर्व जन्म का कार्मिक एक संबंध है आपके पूर्व जन्म का, जो कि आपको इस तरह का जीवन जीने पर मजबूर कर रहा है। अगर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ये भी पास्ट लाइफ का ही एक कार्मिक है, कर्मा है, जो आपको इस तरह का रिलेशन में आपको डाल दिया गया है। ये एक प्रकार से लोगों को सबक दिखाने के लिए है, एक तरह से हमारे को सजा मिली हुई है एक प्रकार की, और उसको हम भुगतान करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कर्म अच्छे करो। कर्म अच्छे करोगे तो आपको अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। परंतु समाज ये चाहता है, लोग ये चाहते हैं कि कर्म तो हम बुरे करते रहे, तमस हमारे अंदर जिंदाबाद रहे, तामसिक प्रवृत्तियां हमारे अंदर रहें, हमारे अवगुणों को कोई ना देखे, और हम छोटा मोटा दान पुण्य करके, पाठ पूजा करके, हवन करके, यज्ञ करके जो है ना, बस एकदम हमारी तो माफीनामा पे साइन तुरंत हो जाने चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है। लोग कहते हैं कि अब तो हमने उपाय कर लिया, अब तो हमारी समस्या खत्म हो जानी चाहिए। समस्याएं वो ही खत्म होती हैं, या वो जो खास करके जो दशाओं के द्वारा जो समस्याएं पैदा होती हैं उनको फिर भी काफी हद तक ठीक करना आसान होता है। पर जो आप पूर्व जन्म से उल्टे सीधे कर्म करके आए हैं उनका भुगतान काफी हद तक मनुष्य को करना पड़ता है। यही तो कारण है कि बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य भी, उनको भी रोग होते हैं, ज्योतिषियों को भी रोग होते हैं, उनके भी मैरिज लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, एस्ट्रोलॉजर की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हो सकता है कि उनकी खुद की मैरिज लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो, उनके खुद के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका व्यापार चला ही नहीं, व्यापार में ही फेल हो गए, और फेल होकर के फिर वो उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं मिल रहा तो अपने ज्योतिष का ही काम शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक आप ज्योतिष के जानकार हो गए तो आप उसमें आप हर तरह की समस्या का समाधान कर दोगे। तो मैं ये पब्लिक को कहना चाह रहा हूं, ये बात आम आदमी को कहना चाह रहा हूं, बात ये साइंस हमें हेल्प करती है ये चीज समझाने में कि इस जीवन में क्या चीज करने से हमें बहुत अच्छा फील होगा, किस देवी देवता की साधना करने से, कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से हमारा जीवन में सुधार पैदा होगा। पर ये सब उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सुधार पैदा करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ को उच्च स्तर पे लेकर के जाना चाहते हैं, जहां या बहुत मानसिक शांति चाहते हैं, लाइफ में खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए साइंस बहुत अच्छे से काम कर सकती है। ये आस्थावान लोगों को बड़ी लॉजिक के साथ, बड़े समझ के साथ ये सब करना चाहिए। इन D60 चार्ट के अलावा भी अन्य भी वर्ग कुंडलियां होती हैं, जैसे D2 चार्ट, होरा चार्ट है, D3 द्रेस्कॉन कुंडली है। इस तरीके से अन्य कुंडलियां भी होती हैं जो वर्ग कुंडलियां। विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, बाकियों के प्रश्न छूट जाएंगे, इसलिए हम फिर से आते हैं क्योंकि कई लोगों के प्रश्न हमने लेने हैं। तो ये आपका शांति स्वरूप जी जो प्रश्न था कि हम किस तरीके से फलादेश कर सकते हैं, तो फलादेश करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि फलादेश का एक सिस्टम होता है, और ये ध्यान रखिए ज्योतिष टेक्निक का खेल है, एस्ट्रोलॉजी एक टेक्निक का खेल है। जिस आदमी को टेक्निक अच्छे से समझ में आ गई वो बहुत अच्छे से कर सकता है। पहली चीज है टेक्निक, दूसरी चीज है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन, लोगों के इमोशंस को बड़ी गहराई से समझने की ताकत। तीसरी चीज है परमात्मा की कृपा। ये मैं आपको बता दूं, परमात्मा की कृपा बहुत जरूरी चाहिए, गुरु की कृपा बहुत जरूरी चाहिए। बिना गुरु कृपा के ये साइंस में आगे बढ़ना नामुमकिन है। और वो लोग खास करके ध्यान दें
जो अपने आप को गुरु से बड़ा समझने लग गए हैं कुछ चीजों को सीखने के बाद, इस संसार में आने के बाद, जो आपको विद्या देने वाला है, जो आपको ज्ञान देने वाला है, उसने तो दे दिया ना आपको। अब लेने के बाद आप उससे बड़ा दिखाने की कोशिश भी करोगे तो वो सब गड़बड़ है। बहुत सारे ज्योतिषी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपने गुरु का नाम लेना पसंद नहीं करते। अरे भाई, आप मां के पेट से थोड़ी सीख के आए हो, आपने सीखा है। इस ज्ञान पर किस बात का घमंड करना, ये तो उधारी ज्ञान है। चाहे इसमें सुनील वशिष्ठ हो, सुनील वशिष्ठ ने अपने गुरु से ज्ञान लिया, तो ज्ञान तो हमारा किसी की कृपा के ऊपर आधारित है। हमारे गुरु महाराज ने हम पर कृपा करी तो हमको थोड़ा बहुत अंश दे दिया, वही हम आगे आपको बढ़ा रहे हैं। इसीलिए ये समझ लेना चाहिए कि जो लोग अपने गुरु का नाम पब्लिकली लेने में डरते हैं, या बताने में डरते हैं, या उन्हें शर्म लगती है, वो एक अच्छे ज्योतिषी जीवन में नहीं बन सकते। अब आप कहेंगे जी हमने तो 3 लोगों से सीखा, 4 लोगों से सीखा। आपको ये समझ लेना चाहिए, वाइब्स आती हैं, हमें वाइब्रेशंस आते हैं कि ये फला व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने जब मुझे सूत्र दिया तो मुझे कुंडली देखना आ गया। बस वही आपके गुरु हैं, वही आपके गुरु हैं। और जब जब आप उन्हें सुनते हो, आपको अगर आपका सॉल्यूशन मिलता है, आपको सूत्र मिलते हैं ज्योतिष के, वही आपके गुरु हैं। सच्चे गुरु तो वही हो गए ना आपके, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के माध्यम से आपके अंदर एक एनलाइटन आया है, आपको सूत्र समझ में आने लगे। यानी कि आपका उस व्यक्ति से, उस गुरु से आपका एक कनेक्शन बना हुआ है। उस कनेक्शन को आपने इस यूनिवर्स को धन्यवाद कहना है, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना है, अपने इष्ट देवता को धन्यवाद कहना है कि आपके आशीर्वाद से हमें सद्गुरु मिले हैं, हमें गुरु मिले हैं जिन्होंने ये ज्ञान हमें दिया है। और उसको जितना आप अपने गुरु के नाम को फैलाओगे, आप देखिएगा आपकी तरक्की ऐसे बढ़ती 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 चली जाएगी। इसलिए मैं बहुत समझाता हूं, लोगों को कहता हूं, भाई आपने कहीं से भी विद्या ग्रहण की है, जिसके साथ, जिस टीचर के साथ एक आपका आत्मिक संबंध बना है, उस टीचर को सबसे आगे रखो, उस गुरु को आप सबसे आगे रखो। लोगों को बताओ कि हमने फलां से ज्योतिष सीखा है, छाती ठोक करके कहो हमने फला व्यक्ति से दीक्षा प्राप्त की है, हमने फला व्यक्ति से ज्ञान ग्रहण किया है। ये होता है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जिस व्यक्ति में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है, समझ लीजिए पहली बात तो वो अंदर से बंद पड़ा हुआ है, उसमें देने की भावना ही नहीं है, वो उसका देने का मामला ही गड़बड़ है, तो वो ढंग से इस संसार को कुछ दे भी नहीं पाएगा और संसार फिर उसको लौटा भी नहीं पाएगा। जो लोग जीवन में उच्च स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं कि हमारा भी मान सम्मान हो, हमें भी प्रसिद्धि मिले, तो एक ही सूत्र है, ज्योतिष सीखने वालों से मैं यही कहूंगा, अपने गुरु को आगे रखो। स्पष्ट रूप से कहो कि फला व्यक्ति जो है हमारे गुरुजी हैं, उनसे हमने ज्ञान लिया है। कहीं पर इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू में बोलो, कहीं पर भी कोई बंदा मिलता है बोलो। कभी भी वो जो कहते हो कि हम जमीन से उपज करके एकदम निकल करके आए हैं, वो बनने की कोशिश ना करो, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। ये सूत्र भी जब ही समझ में आएंगे जब गुरु कृपा आपके ऊपर होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर गुरु की नजरों से ही साइड में हो गए तो मामला ही गड़बड़ है। आपने एकलव्य का नाम तो सुना ही होगा, तो आप देखिए कि एकलव्य कैसा बड़ा, कितना बड़ा धनुर्धारी बन गया था। तो एक आत्मिक संबंध, आप किसे मान के चल रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। स्पिरिचुअलिज्म में मानसिक साधना जो होती है, मन ने जो मान लिया, मन ने जो प्रैक्टिस कर ली,
वो ही सबसे बड़ी ताकत है, वो ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप चाहे लाल किताब सीखें, चाहे आप वैदिक ज्योतिष सीखें, कुछ भी सीखें, अपने गुरु को जितना मानोगे उतना ही गुरु आपका अच्छा होगा और उतना ही आप में देने की ताकत बढ़ जाएगी। और जितनी ज्यादा आपके अंदर देने की ताकत बढ़ जाएगी उतना ही आप जीवन में ऊपर उठोगे। अब अगला हम आज क्वेश्चन लेते हैं। लाल किताब से रिलेटेड है, आशीर्वाद। आप अपना नाम जरूर लिखें, नाम आशीर्वाद है या मुझे पढ़ने में गलती आ रही है। हर ग्रह से 9वां ग्रह उसकी नींव है। 5वां ग्रह, 5वां और 5वां बैठा ग्रह उसको मदद करता है। और अगर 9वां और 5वां भाव खाली है तो स्थिति में क्या होगा? देखिए, वैदिक ज्योतिष से समझाता हूं। लगन, पंचम और नवम, हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में आपस में परम मित्र हैं, या हम कहें कि वो एक ही तत्व है तो कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी लगन कुंडली उठा के देख लीजिए, वे आपस में मित्र ही है। अब लाल किताब यहां पर थोड़ा सा बात को आगे कहती है, जो कि दोनों ही बात वहां पे सटीक बैठती है, वैदिक में भी लाल किताब में भी। लाल किताब कह रही है कि जो आपकी कुंडली का जो 9वां भाव है, 9वां भाव क्या है? आपकी किस्मत, आपके गुरु का आशीर्वाद। 9th हाउस से हम आशीर्वाद देखते हैं और गुरु का आशीर्वाद देखते हैं, वहीं से किस्मत बनती है। यानी कि गुरु के आशीर्वाद से किस्मत बनती है, और वही किस्मत का धनी व्यक्ति जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करता है या उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त करता है। उसे ही देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और वही व्यक्ति अपने जीवन को सक्षम भी बनाता है और अन्य लोगों का भला भी करता है। यह 9वें भाव का कंसेप्ट है। अब लाल किताब बड़ी स्पष्ट रूप से कह रही है कि ये आपकी नींव है। 9th हाउस आपकी नींव है। नींव का मतलब बुनियाद, जिसके ऊपर की बिल्डिंग बनेगी। अगर नींव ही कमजोर होगी तो बिल्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगी, और अगर नींव मजबूत है तो आप जितनी मर्जी ऊंची इमारत खड़ी कर लो, उसके ऊपर आपको जो है कभी भी टेंशन नहीं आने वाली। इसी तरह से जन्म पत्रिका में भी होता है। अगर किसी व्यक्ति की नींव में यानी कि 9वें भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, पाप ग्रह बैठेगा तो वो नींव को कमजोर कर देगा। और अगर वो पाप ग्रह नहीं बैठा हुआ है, जैसा कि प्रश्न किया है कि अगर ना बैठे तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। हर भाव का एक स्वामी ग्रह होता है। लाल किताब में भी ग्रह की जमीन और उसके ऊपर बने मकान का कंसेप्ट है। अगर 9वें भाव में कहें तो 9वें भाव में गुरु ग्रह है। 9वें भाव का जमीन जो है गुरु है और मकान भी गुरु ही है, यानी होली सोली इंचार्ज 9th हाउस का गुरु है। अगर मान लीजिए राहु बैठा है 9वें भाव में तो नींव कमजोर हो गई, आपने डिस्टर्ब कर दिया सब कुछ, वो व्यक्ति अपने हाथों से सब कुछ डिस्टर्ब कर लेगा। अगर ग्रह नहीं बैठा भी है तो आपने ये देखना है गुरु ग्रह के हालात कैसे हैं। अगर गुरु ग्रह के हालात ऐसे हैं तो वो आपको लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसी प्रकार पंचम, तो लगन में बैठा हुआ ग्रह, पंचम में बैठा हुआ ग्रह, ये आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। इसको समझना, पंचम मदद, 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह को पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह मदद पहुंचाने का काम करता है। एंड वाइस वर्सा भी आप कह सकते हो, उसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप पंचम भाव में कोई नहीं बैठा तो पंचम भाव में कौन है? सूरज और गुरु है।
लाल किताब के अनुसार। तो देखो सूरज और गुरु के कैसे हालात हैं कुंडली के अंदर, अगर वो हालात ठीक है तो फर्स्ट क्लास। तो इसको जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे इन चीजों को तो आपको चीजें समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन है, रत्नापुरी जी ने भी लिखा है, लाल किताब में वर्चफल बनाने का बर्थडे वाला दिन ही क्यों करते हैं, या हम किसी भी दिन हम वर्चफल बना सकते हैं? वर्चफल जिस दिन आप पैदा हुए वो आपका बर्थडे है, उससे अगला एक साल कैसा रहेगा, ये ही लॉजिकल नियम बनता है। आप 1 जनवरी से नहीं बना सकते क्योंकि वो तो अंग्रेजी का महीना है, वो तो अंग्रेजी सिस्टम है, वो हमारे महीने तो है ही नहीं। और लाल किताब ये जनवरी फरवरी मानती नहीं है, वो तो हमारी देसी तिथियों को मानती है कि जेठ का महीना, जैसे इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है तो कार्तिक के महीने को मान करके चलती है। तो देसी महीने देसी तारीखें ही हमारी लाल किताब लेकर के चलती हैं, तो वर्षफल भी उसी हिसाब से बनता है। अनीश मेहता जी कहते हैं, नमस्कार गुरुजी, टक्कर के ग्रह का कंसेप्ट थोड़ा समझा दीजिए। जैसे मंगल 3rd हाउस में है और बुध 10th हाउस में है तो कैसी टक्कर रहेगी? अब टक्कर तो टक्कर है? और बुध 10th हाउस में है, गुरु केतु 5th हाउस में है, बुरी टक्कर लगेगी। और बहुत सारा आप लोग मत लिखा करो, डाउट क्लियरिंग सेशन में सिर्फ डाउट बताओ। देखो कंसेप्ट क्या कहता है, टक्कर का कंसेप्ट क्या है कि लाल किताब में हर ग्रह अपने से 8वें स्थान पर बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा। अब टक्कर ये हल्की भी हो सकती है और ये बड़ी भयंकर भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि कौन किसको टक्कर मार रहा है। फिर भी लाल किताब में 2 टक्करों का विशेष महत्व है। एक तो जो पहले घर में बैठा हुआ ग्रह है वो 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह को जो टक्कर मारता है वो टक्कर तो है पर वो इतनी डेंजरस नहीं है। दूसरी है टक्कर कि 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारता है, ये टक्कर डेंजरस मानी जाती है, यानी कि नुकसान पहुंचा सकती है और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अब इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जैसे एक हम किसी व्यक्ति को सिर से टक्कर मारें और किसी को हम लात से टक्कर मारें, तो पहले भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह को सिर से टक्कर मारता है, और 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह को लात से टक्कर मारता है, तो इसलिए वो डेंजरस है। बाकी जो अन्य टक्करें हैं वो भी हमें नुकसान देती है, पर वो नुकसान इस तरह का नुकसान नहीं होता कि व्यक्ति उसको झेल ना पाए। उस नुकसान को झेलना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। हाँ, कुछ उपायों से भी उसको ठीक ठीक जो है किया जा सकता है। तो ये आप अनीस जी समझ गए होंगे 10th हाउस के टक्कर को। और प्रशांत जी लिख रहे हैं, गुरुजी सेकंड मैरिज के लिए कुंडली मिलान कैसे करना चाहिए? बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए जैसे आप पहली शादी के अंदर करते हैं। कुंडली मिलान के यानी कि अष्टकूट मिलान के नियम वही लगेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो मैरिज सेकंड हो चाहे वो मैरिज थर्ड हो, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अब राजीव कुमार जी लिख रहे हैं कैंसर असेंडेंट मून 3rd हाउस, तो मैं प्रश्न ही आप नहीं लिख पाए ढंग से। स्पष्ट रूप से लिखें कि आप पूछना क्या चाहते हैं, क्योंकि केवल ये बता देने से कि लग्नेश 3रे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा तो क्या फलादेश होगा, तो पहली बात तो हमें यही नहीं समझ में आया कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं। ज्योतिष में क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि आप कुंडली से देख क्या रहे हैं, फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, संतान के बारे में,
अपने कैरेक्टर के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, अपने भाग्य के बारे में, अपनी विदेश यात्रा के बारे में क्या चीज पता करना चाहते हैं। जब तक आपके दिमाग में इस चीज की क्लैरिटी नहीं होगी, आप भूल भुलैया के अंदर हैं, कुछ नहीं निकलने वाला। मैं सभी एस्ट्रोलॉजी लर्नर से मैं ये कहूंगा कि आप सबसे पहले माइंड में बना लें कि मुझे कुंडली में ये पॉइंट देखना चाहता हूं, फिर ही उसके स्टेप बनेंगे, फिर ही उसकी टेक्निक आपके दिमाग में आएगी। उससे पहले तो आप भूल भुलैया में घुस जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। विशाल जी सिन्हा साहब लिख रहे हैं, सिन्हा साहब बहुत अच्छा ज्योतिष सीख रहे हैं और क्लास में भी बड़ा अच्छा प्रश्न भी करते हैं और बहुत अच्छा बताते भी हैं। तो सिन्हा साहब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। और मैं अभी, अरे सभी लिख रहे हैं एक साथ, अभी मत लिखो, सारे के सारे लिख रहे हैं, वो मैसेज साइड में हो रहा है। एक मिनट, सिन्हा साहब का कहाँ है, रह गया। सिन्हा साहब लिख रहे हैं अगर 6, 8, 12 भाव में 4, 5 ग्रह बैठे हों तो भाव हैवी हो तो क्या अपने घर के कॉरस्पॉन्डेंट डायरेक्शन की स्ट्रेंथ कम करने से हैवी भाव के पहली बात तो हैवी को, हैवी है तो है, अब क्या कर सकते हैं। सिर्फ हमें हैवीनेस में क्या चीज पॉजिटिव मिली उस चीज पर फोकस करना है। जैसे सपोज कीजिए किसी व्यक्ति के अष्टम भाव में 4 ग्रह 5 ग्रह बैठ गए। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का भाव है, तंत्र का भाव है, अकल्टिज्म का भाव है। तो व्यक्ति को इसी से रिलेटेड काम में जुट जाना चाहिए। ये हाउस फिलॉसफी का भाव है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट अष्टम भाव से जुड़े हुए हैं। उन व्यक्तियों को अकल्टिज्म से जुड़ जाना चाहिए और उसी के अंदर प्रोग्रेस करनी चाहिए। अगर छठे भाव हैवी है तो ऐसे कामों में जुटो जिसमें लोगों के दुखों को का निराकरण होता हो। मेडिकल साइंस से जुड़ सकते हैं, दवाइयों से जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से 12वां भाव हैवी हो तो विदेश या विदेशी लोगों से, विदेशी काम से, विदेश से रिलेटेड कोई भी व्यापार से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से हैवी का कोई इलाज नहीं होता। काम का ही जो चीज हैवी है उसको काम का ही क्यों हल्का करने की क्या जरूरत है आपको, बल्कि उससे फायदा उठाइए कि क्या फायदा मिल सकता है हम लोगों को, उस चीज पर हमने फोकस करना है। देखिए ज्योतिष में ग्रह की कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, कुछ वो बुरे परिणाम देगा, कुछ वो अच्छे परिणाम देगा। अब आपके ऊपर है कि आप बुरे को ज्यादा वो डील कर रहे हैं कि अच्छे को ज्यादा डील कर रहे हैं। मेरा ये मानना है उससे अच्छा क्या निकल सकता है, इस बात पर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है, वो आपको जीवन में फायदा देगा। सौरभ जैन जी कह रहे हैं मेष लगन, मार्क ग्रह बुध एंड शुक्र का इफेक्ट। ये तो सौरभ जी आधा अधूरा क्वेश्चन है, अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि आपने यही नहीं लिखा कि बुध कहाँ बैठा है, शुक्र कहाँ बैठा है, तो ये आधे अधूरे क्वेश्चंस हैं। तो आप पर्सनल चार्ट्स के ऊपर ध्यान रखेंगे आप लोग तो ऐसे ही क्वेश्चन निकल के आएंगे। आप सीखने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। राज धीमन जी लिख रहे हैं लग्नेश अगर 6, 8, 12 में हो तो क्या रतन डालें। अगर लग्नेश की राशि परिवर्तन भी 6, 8, 12 भाव से हो तो क्या रतन डालें। बहुत बार बार ग्रहों का स्वामी होता जिसे बहुत बार कुंभ लगन, ये समझ में नहीं आया। नीच और अस्त ग्रहों के रत्नों के विषय में भी ज्ञान दें। राज जी आपको समझना होगा रतन हमें परिस्थितियों के अनुसार धारण करना चाहिए। जन्म पत्रिका का सही ढंग से विश्लेषण करके और फिर हमारी समस्या क्या है इसको मद्देनजर रखते, उसको ध्यान में रखते हुए रतन धारण करना चाहिए। रतन धारण करने की बहुत सारी टेक्निक होती हैं। कभी समय लगा तो जरूर आपको इस विषय के ऊपर हम कोई वर्कशॉप ला सकते हैं। रतन धारण टेक्निक के ऊपर बहुत सारे तरीके हैं रतन धारण करने के।
प्लस में हमने रत्न धारण करने के बाद उससे क्या इफेक्ट चाहिए, वो चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में मार्केज के और मार्केज का रत्न किया जा सकता है कुछ समय के लिए, किसी एक्सपर्ट की अंडर गाइडेंस में ही ये सब एक्सपेरिमेंट करना, अदरवाइज ये नुकसानदेह हो सकता है। रत्न में अस्त ग्रह का, अगर कोई काम धाम अस्त ग्रह से रिलेटेड है ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे मान लीजिए किसी में सप्तमे सी अस्त हो जाए, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो भाई शादी तो करवानी है, तो उसके लिए कुछ समय के लिए अस्त ग्रह का भी रत्न धारण करवाना पड़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको ध्यान में रख करके रत्न धारण किया जा सकता है। चारू राठी जी का तो दे दिया। नमांश का कौन सा कोर्स है? अर्चना कपूर जी लिख रही हैं, ये कराएंगे अर्चना जी, हमारे पास है कोर्स, पर हमने अभी ऐप में नहीं डाला हुआ उसको। मैं कोशिश करता हूँ ऐप में डलवाने के लिए नमांशा के कोर्स की, या एक काम कर सकते हैं, कोर्स ही हम लोग नया कर सकते हैं इसके विषय में। और ये आपने डिविजनल चार्ट्स के बारे में लिखा है। विशाल जी लिख रहे हैं, क्या डिविजनल चार्ट्स आपके आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन में है? डिविजनल चार्ट्स मतलब जो आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन का कोर्स है, जहां तक मुझे ध्यान है, उसमें D1 चार्ट और नमांशा का तो विशेष रूप से उसमें काफी लंबा है, और पर वो अन्य सूत्रों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा है। एक तरह से जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनको ऊपर उठाने के लिए आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन बहुत ही हेल्पफुल कोर्स है, पर उसमें सारे डिविजनल चार्ट्स नहीं होंगे, जहां तक मुझे ख्याल है सारे डिविजनल चार्ट्स मुश्किल हैं, क्योंकि मैं आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन कम से कम 4 से 5 बार करवा चुका हूं, तो मैं खुद कंफ्यूज हूं किस वाले में मैंने करवाया था। तो एक कोर्स मुझे याद आता है जिसमें मैंने ये डिविजनल चार्ट्स करवाए हैं। वैसे ऑफलाइन तो मैंने इसको डिविजनल चार्ट्स को बहुत बार करवाया है, अलग से डिविजनल चार्ट्स का कोर्स कराया है, परंतु ऐप में अलग से डिविजनल चार्ट्स का कोर्स हमारा नहीं है। आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन में ही वो शामिल काफी हद तक किया गया है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अब नया ये कोई डिविजनल चार्ट्स का कोर्स में बना के आपके सामने हम रख सकते हैं। अब मनु शर्मा जी लिख रहे हैं कि किसमें ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है, लाल किताब में या वैदिक? फिर उसी भूल भुलैया में चले गए मनु जी। मैंने कहा दोनों साइंस बराबर हैं, लाल किताब वैदिक में अंतर नहीं है। एक्यूरेसी आती है गुरु कृपा से और एस्ट्रोलॉजर की खुद की एक्सपर्टीज से। आपकी कितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है किसी चीज के बारे में, किसी टेक्निक के बारे में, कितना जबरदस्त तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर है, उतनी ही ज्यादा आपके अंदर एक्यूरेसी आने के चांसेस बनते हैं। रोहित ठक्कर जी लिख रहे हैं, लगन अध्याय कोर्स में क्या टॉपिक है? रोहित जी, लगनाध्याय एक ऐसा कोर्स हमारा शानदार कोर्स रहा, जिसे हमारे बहुत ही श्रेष्ठ अनुभवी अध्यापक, ज्योतिष के अध्यापक प्रतापशील जी ने पढ़ाया, और प्रतापशील जी ने बहुत डीप में जाकर के जिस प्रकार से मैं प्रयास करता हूं पढ़ाने का, और उस मुझसे भी उम्दा तरीके से दिल से इस कोर्स को लोगों को पढ़ाया है। और लगनाध्याय 12 लगन है हमारे ज्योतिष के, मतलब हमारी कुंडली में 12 लगन बनते हैं। हर लगन की खासियत बताई है, उसमें रत्न धारण कैसे किया जाता है वो चीज बताई है, और हर लगन के हिसाब से मारक ग्रह, बाधक ग्रह, उसका फेवरेबल ग्रह, नॉन फेवरेबल ग्रह, किस तरह से उपाय किया जाता है, वो सब चीजें जो है ना गजब की प्रतापशील जी ने पढ़ाई हैं।
तो अगर आप वो कोर्स करते हैं लग्नाध्याय वाला तो आप निराश नहीं होंगे 1% भी। राजश्री चैतन्य जी लिख रहे हैं, सर कोई भी लग्नेश अस्त हो जाने से केंद्र बैठा है तो अच्छा रिजल्ट देगा क्या? राशि मित्र शत्रु राशि को भी देखना है। राजश्री जी, जो चीजें भी ज्योतिष में समझाई गई हैं उन सभी को देखना जरूरी होता है, चाहे वो अस्त का कंसेप्ट हो, चाहे वक्री का कंसेप्ट हो, मित्र राशि का हो, चाहे शत्रु राशि का कंसेप्ट हो, और जो आपका प्रश्न है वो पूरी कुंडली देख के ही समझ में आएगा। विशाल सिन्हा जी लिख रहे हैं, के.एन. राव साहब के अनुसार काल सर्प दोष प्राशर जेमिनी किसी में भी नहीं है, सिर्फ राहु केतु के भाव के अनुसार फल देखने चाहिए, क्या ये सही है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। दो बातें विशाल जी, पहली बात तो स्पष्ट रूप से जैसे काल सर्प योग नाम है ना, उस नाम से ये दोष नहीं लिखा हुआ, ये बात सत्य है। काल सर्प दोष है, पर काल सर्प दोष के नाम से वो योग नहीं लिखा हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है। पर फिर आते हैं कि क्या काल सर्प योग, जो हम कहते हैं राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष बनता है, तो क्या उसका इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता है? तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट देखने में मिलता है। हाँ, ये चीज है कि काल सर्प योग को समझना बहुत निहायत आवश्यक है। काल सर्प योग होते हुए भी कई बार काल सर्प योग भंग हो जाता है, यानी वो दोष भंग हो जाता है। अब जिन लोगों की कुंडलियों में काल सर्प दोष भंग हो जाता है तो वो कहेंगे देख लो जी काल सर्प योग है, फिर भी हमारे को हमने बहुत तरक्की कर ली, और ज्योतिषी उसी को उठा करके ना पूरा घुमाते रहते हैं, जबकि उन ज्योतिषियों को उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस का नहीं मालूम है। अगर काल सर्प योग जब ज्यादा असर देगा जब राहु केतु के बीच में एक प्रकार से 3 पापक ग्रह केंद्र स्थान में आ जाए, कोई भी 3 पापक ग्रह केंद्र स्थान में अगर आ जाएं तो फिर वो काल सर्प योग दिक्कत दे जाता है। और इसी प्रकार से कोई भी 2 ग्रह उच्च के या स्वग्रही हो जाएं तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम पड़ जाता है। प्लस कौन से वाला काल सर्प योग है? 12 प्रकार के काल सर्प योग हैं, तो 12 प्रकार में से कुछ डेंजरस किस्म के होते हैं, कुछ कम हल्के परेशान करने वाले होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए ये बहुत अलग अलग है, तो बात है, परंतु बात को अलग तरीके से कह दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर यह है कि अगर हम अलग तरीके से बात नहीं कहेंगे तो हमें कौन पूछेगा। जैसे अगर मैं वायरल होना चाहूं तो मुझे कोई ऐसी बात निकालनी पड़ेगी जो अभी तक किसी ज्योतिषी ने ना कही हो, तो वायरल तो हो जाएगा पर उसका कोई लाभ नहीं होगा। कई बार हमारे YouTube चैनल पे कुछ लोग आकर के ये लिख जाते हैं कि ये बात तो सेम सभी बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई विष दोष के ऊपर कंसेप्ट आया कि जी सभी, आपने नया क्या बताया। वे लोग महामूर्ख हैं। ये पहली बात तो ये सब्जेक्ट ऋषियों का लिखा हुआ सब्जेक्ट है, ये हमारा बनाया हुआ सब्जेक्ट है ही नहीं, कोई हमारी खोज है ही नहीं। जो ऋषियों ने अपना जीवन समर्पित किया और उस की मेहनत का फल हम लोग खा रहे हैं, एक प्रकार से हमें ये समझ लो आशीर्वाद के रूप में मिला हुआ है। ये जो उन्होंने लिख दिया उससे ज्यादा इतर हम क्या बता सकते हैं, और 2 4 होते हैं। अब 10 ज्योतिषियों को विष दोष के बारे में पूछेंगे तो फर्क इतना ही आएगा, कोई 4 लाइन कह देगा, कोई 10 लाइन कह देगा बस। पर कोई भी ये नहीं कहेगा साहब ये तो बहुत ही उत्तम कोटि का योग हो गया, ये तो फला योग हो गया, ये ऐसे नहीं होगा। सभी कहेंगे हाँ इस योग में टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, ये कई तरह की दिक्कतें देता है हमारी लाइफ में, तो वही सब लोग बात करेंगे। तो वो अलग से कहां से आएगा। अगला क्वेश्चन है,
सर आपने बताया, रेणु दुबे जी का क्वेश्चन है कि मंगल बद होता है तो लाल किताब अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरा भी मंगल बद है, पर नवम भाव में मंगल, सूर्य, चंद्र और साथ में राहु हो तो यह युति तो ठीक नहीं। साथ ही गुरु का भी मंदा कर रहे हैं, तो क्या ये खराब हो जाएगा? क्या मैं लाल किताब अच्छे से सीख पाऊंगी? तो रेणु जी, मैं आपको यही कहूंगा, चाहे आप लाल किताब सीखें या वैदिक ज्योतिष सीखें, दोनों का उद्देश्य एक ही है, जीवन को अच्छा बनाना, जीवन को संस्कारित करना। ये बात ठीक है, जिन लोगों का मंगल बद है उनकी रुचि उनकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा लाल किताब में ऑटोमेटिक होती है। जिन लोगों का मंगल बद नहीं होता उनका ज्यादातर रुझान वैदिक ज्योतिष की तरफ ज्यादातर होता है। या मंगल बद वाले, आप ये भी कह सकते हो, लाल किताब में चाहें तो बहुत अच्छे मास्टर बन सकते हैं। पर मुद्दा यह है कि अगर आपको पता चल ही चुका है कि मंगल बद है, जैसा कि आपने लिखा, तो मंगल को नेक बनाने का प्रयास करें। लगाएं 6 महीना साल भर मंगल को नेक बनाने का, अपने विचारों में तब्दीलियां लेकर के आए। अगर गुरु राहु नवम में बैठा है और गुरु पीड़ित है तो गुरु सेवा करें, गुरु आज्ञा माने। गुरु की खिलाफत करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। काहे को गुरु की खिलाफत करनी? अगर पहली बात तो जब कोई व्यक्ति किसी टीचर से, किसी मेंटोर से, किसी गुरु से जुड़ता है तो कुछ चीजें वो पहले महसूस करता है जब जुड़ता है, और जब उसने महसूस कर लिया है कि हाँ ये व्यक्ति है जो मेरा टीचर है, मेरा गुरु है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसे अचानक से क्यों ख्याल आ जाता है कि साहब मुझे तो इनकी खिलाफत करनी है, वो चीज मुझे लोगों की समझ में नहीं आती है। उसके बाद वो ऑटोमेटिक, मैं कहूंगा, अपने गुरु को खुद ही फिर खराब करना शुरू कर देते हैं। रहा खा गुरु जो उनके अच्छे परिणाम दे भी रहा होता है तो उसको भी वो डैमेज कर देते हैं, उनकी किसी भी बात से अप्रसन्न हो जाते हैं। मंगल बद के साथ कुछ खामियां हैं। एक तो उनमें पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, और ये मैंने महसूस किया लाल किताब की क्लास में भी। मैं लाल किताब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, 4थी या 5वीं बार मैं ऑनलाइन ये पढ़ा रहा हूँ, पर मैंने महसूस किया एक बड़ी छटपटाहट है लाल किताब के विद्यार्थियों में कि अभी होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए। अगर अभी नहीं तो तुम खराब, 1 मिनट में, एक झटके में टीचर खराब। फिर भी हमारी क्लास में तो बड़ा अच्छा वातावरण है फिर भी, पर मैं कुछ लोगों की छटपटाहट इतनी है कि वो, मतलब, धैर्य रख पाना उनके लिए महाभारत हो जाता है, जल्दी गुस्सा खा जाते हैं। और मंगलबत तो कहता ही यही है कि आप गुस्सा खा जाएंगे और अपना खुद का नुकसान कर बैठेंगे, और वो अपने टीचर के ही अगेंस्ट जाने अनजाने में चले जाते हैं। अच्छी खासी जो यात्रा आरंभ हो जाती है उस यात्रा में खुद ही ब्रेक लगा के बैठ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से गुरु बना करके चाहे लाल किताब सीखे, चाहे वैदिक किताब सीखे, चाहे आपका मंगल बद है, चाहे गुरु आपका खराब है, सुन लीजिए कान खोल के, आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। बस गुरु को दिल में धारण करना होगा, गुरु को सम्मान दीजिए और दिल से सम्मान दीजिए, दिखावे से नहीं। दिखावे पे तो मुंह से गुरुजी बोल दो और पीछे से जो है अंदर मन में उसके कुछ का कुछ रखो, तो चीज गड़बड़ा जाएगी। ये डिवाइन साइंस भी है, ये समझ लेना, दिखावे की साइंस नहीं है। जो लोग इसको समझते नहीं, दिखावे से ही हो जाता है। कुछ लोग है ना आदतन चालाक होते हैं, अब इतने साल तक उन्होंने चालाकियां ही बरती कि सामने मुंह से मीठा बोलो, अंतर मन में कुछ का कुछ रखो, बात नहीं बनेगी, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। इस विद्या के माध्यम से तो कम से कम नहीं मिलेगा, हो सकता है अपयश अवश्य प्राप्त हो जाए।
तो किताब बिल्कुल ना करें। लाल किताब भी यही कहती है, वैदिक ज्योतिष भी यही कहता है कि कोई भी स्थिति खराब है ज्योतिष में, कुंडली में, उसका वे आउट अपने गुरुजी से समझो और अच्छे कर्मों की तरफ आ जाओ। बुरा मार्ग छोड़ दो। जो चीज गलत है वो गलत है, जो कर्म गलत है वो गलत है, उसको इस तरीके से माने, फुल स्टॉप लगा दे और आगे अच्छे कर्मों की तरफ बढ़े। पैसा कमाने पर कोई पाबंदी नहीं होती है। ढंग से कमाए, अच्छे से कमाए, ज्ञान होने पर कमाए, कोई बुराई नहीं है। बस ये है कि गलत कार्यों से बचें। कई लोग हमारे पास आते हैं जी, शराब पिएंगे, नॉन वेज खाएंगे, और वो लाल किताब की रेमेडी भी करना चाहते हैं। तो रेमेडीज उनके साथ बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाएंगे, ढंग से उनके साथ फलित नहीं दे पाती हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, चाल चलन ठीक नहीं रखते हैं, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, और फिर नई तरह तरह के बहाने। मेरा ये मानना है हर आदमी के पास अपना एक एक्सक्यूज होता है, अपना एक जस्टिफिकेशन होता है, पर गलत जस्टिफिकेशन या गलत एक्सक्यूज के साथ अपनी लाइफ को खराब नहीं करना चाहिए। चलिए, आज का हमने बहुत लिए। सविता जी बेसिक कोर्स के बारे में पूछ रही हैं। सविता जी, प्रतापशील जी का बेसिक कोर्स आ रहा है, दिवाली के बाद ही हम लोग ये कोर्स लेके आ रहे हैं। प्रतापशील जी की कल से एक बहुत ही शानदार जो है ना वर्कशॉप शुरू होने जा रही है 12वें भाव के ऊपर। मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी एस्ट्रो पाठशाला के विद्यार्थियों को कि ये वर्कशॉप जो कल से शुरू होने जा रही है ना, ये जरूर करनी चाहिए। आप सभी लोगों को बहुत कम प्राइस के ऊपर, ना के बराबर, मतलब जो है एक प्राइस है उसके ऊपर लो। प्रतापशील जी पूरे 7 दिन की वर्कशॉप ले रहे हैं, 7 डेज वर्कशॉप है, 7 दिन कम नहीं होते हैं। तो आपको वो जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा जिन्होंने अभी तक ज्वाइन के लिए यस नहीं किया है, वो हमारे स्टाफ पर मैसेज करके, फोन करके तुरंत उसमें एडमिशन ले, और कल से ये आरंभ होने जा रही है। आस्था जी लिख रही है केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि एनी कोर्स। हाँ आस्था जी, हमारी ऐप में ही केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के देख सकती हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आज आप लोग आए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे बड़ा डिस्कशन हुआ। सचमुच मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आप लोगों से बात करके, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे करके। हर संडे को 11 बजे आप लोग आइए, आपसे वार्तालाप करेंगे, आपसे संवाद करेंगे। और क्वेश्चन आंसर तो एक बहाना है, बस आप लोगों से अच्छी मुलाकात हो जाती है, आप लोगों से बातचीत हो जाती है, और आप लोग जानते ही हैं ये मेरा पैशन है, पढ़ाना। धन्यवाद।